हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली साउथ कोरिया में ऑन 30 अक्टूबर 2025 को जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट ऑर्गेनाइज किया गया। इस समिट का मेजर हाईलाइट रहा 1 ईयर ट्रेड ट्रूस अग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड चाइना। पिछले कुछ महीनों से यूएस एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर चल रहा था, फाइनली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस टैरिफ वॉर को पॉज करने का डिसीजन लिया। हालांकि आप सब जैसा कि जानते हैं कि इस टैरिफ वॉर की स्टार्टिंग किया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को पूरे वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज पर हाई टैरिफ इम्पोज किया और इस टैरिफ का तुरंत ही बैड इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला और अराउंड $10 ट्रिलियन का अमाउंट पूरी वर्ल्ड मार्केट से वाइप्ड हो गया। अब इतने लॉसेस को देखकर जहां पर दूसरी कंट्रीज यूएस के साथ नेगोशिएट करने लगी, कॉम्प्रोमाइज करने लगी, जैसे कि इंडिया ने भी कॉम्प्रोमाइज किया और यूएस के कहने पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट काफ़ी कम कर दिया, वहीं पर चाइना ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने से यूएस के साथ मना कर दिया और इस टैरिफ का करारा जवाब देते हुए उन्होंने भी एक रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया अमेरिका पर, जिसके जवाब में रिटेलिएट किया यूएस ने चाइना पर हाई टैरिफ। अगेन चाइना ने इसके जवाब में फिर से टैरिफ इंक्रीज किया और ये टैरिफ गेम या टैरिफ वॉर तब तक चलता रहा जब तक कि दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर अराउंड 151% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। ऑफ कोर्स दे बोथ आर द G2 इकोनॉमीज, बट इतना हाई टैरिफ इम्पोज होने के बाद का दोनों कंपनीज की इकोनॉमीज अफेक्ट होने लगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यूएस की। यूएस में अराउंड $450 बिलियन का चाइनीज गुड हर साल यूएस इंपोर्ट करता है चाइना से, और ये इंपोर्ट रुक जाने के बाद यूएस कंज्यूमर बुरी तरह से अफेक्ट होने लगे, उनकी पॉकेट्स अफेक्ट होने लगी, यहाँ तक कि यूएस की जॉब मार्केट भी अफेक्ट होने लगी। अमेरिका से जो वो प्रोडक्ट खरीद रहे थे वो बहुत ही उन्हें कॉस्टली पड़ रहे थे और सारी तरह की सप्लाई रुक जाने से उनकी पूरी इकोनॉमी पर असर आ रहा था। वहीं हर साल अराउंड 25 मिलियन टन सोयाबीन इंपोर्ट करता है चाइना यूएस से। अब ये सप्लाई रुक जाने के बाद, ये इंपोर्ट रुक जाने के बाद यूएस फार्मर्स स्पेशली जो सोयाबीन प्रोड्यूस करते थे वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गए। इसके बाद भी दोनों इकोनॉमीज अपने आप को मैनेज कर रही थी, पर अमेरिका के लिए अपनी मार्केट को, अपनी इकोनॉमी को मैनेज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो हाईली डिपेंड है चाइना में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स के इंपोर्ट पर। रेयर अर्थ मिनरल्स बेसिकली 17 केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग, फोन मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग, वेपन मैन्युफैक्चरिंग, एआई, डिफेंस, जितने भी आप सेक्टर्स ले लें उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ तक कि आप ये समझ सकते हैं कि विदाउट रेयर अर्थ मिनरल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है। और चाइना डोमिनेट करता है वर्ल्ड के 69% रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग पर। और अगर हम आफ्टर एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन बात करें तो वर्ल्ड का 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर डोमिनेंस है चाइना का। अब
इस तरह से जब यूएस मार्केट का की जो इकोनॉमी थी वो ऑलमोस्ट रुकने के कगार पर आ गई, तो फाइनली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और उन्होंने चाइना के साथ 1 ईयर ट्रेड टू ट्रूस अग्रीमेंट साइन करने का डिसीजन लिया। अब ये जो ओवरऑल सारा सिनेरियो है उसको देखते हुए जो हमें सीखने को मिलता है या फिर जो हम नोटिस कर रहे हैं, दैट इज हु विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। ऑफ कोर्स अगर हम लेटेस्ट ट्रेड डायनामिक्स को देखें तो चाइना इसमें लीड कर रहा है, एंड अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा इन ट्रेड टेक्नोलॉजीज and economies influence, तो of course China will be the next superpower। अब जहां पर चाइना ने कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए यूएस को इस ट्रेड वॉर में बीट किया है, वहीं पर आइए अब हम देख लेते हैं कि इन सब के बीच में वेयर इज द इंडिया, हमारी अपनी कंट्री क्या कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनली अगस्त में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया, और आफ्टर दैट यहाँ की इकोनॉमी बुरी तरह से अफेक्ट हुई। केवल सितंबर में 20% के का लॉस हुआ इंडियन मार्केट को, और अगर पिछले 4 महीने का लॉस मिला लें तो इट इज़ 40%। मीन्स यहाँ से अमेरिका इंपोर्ट करता था मेनली जेम्स, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और इन सब की बुरी कंडीशन इस वक्त है। और अगर यही कंडीशन बनी रही तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही इसका रिजल्ट होगा। अब अगर इन सारी सिचुएशंस को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का फ्यूचर क्या है। हमारी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसके पास सिर्फ 2-3 इश्यूज हैं। एक तो उनके पास इशू है, वो हमेशा पास्ट की बातें करते रहते हैं, औरंगजेब ने क्या किया, मुगल्स ने क्या किया और नेहरू ने क्या किया। मतलब उनके पास ना तो कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव है और ना ही कोई प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है। अगर आप देखें तो ये एक वॉज वर वाली गवर्नमेंट है, पास्ट में जीने वाली गवर्नमेंट है। और आप मुझे ये बताइए कि ऐसी गवर्नमेंट जो हमेशा पास्ट में रहती है वो आपको क्या फ्यूचर दे सकती है। उस गवर्नमेंट के साथ आप अपना फ्यूचर कहाँ पर देखते हैं या देख ही नहीं पा रहे हैं। प्लीज इसको आप रियलाइज करें कि आप किस गवर्नमेंट के साथ इस समय खड़े हैं। और ये गवर्नमेंट जो हमेशा पास्ट मीन्स 21st सेंचुरी में जहां दुनिया इतनी प्रोग्रेस कर रही है, डेवलप कर रही है, ये गवर्नमेंट या तो पास्ट की बात करती रहती है या इनके पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिलीजन, रिलीजन एंड रिलीजन। सिवाय इसके पास इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा या तीसरा टॉपिक तो मुझे दिखाई नहीं देता। अगर आपको दिखाई देता हो कि इनके पास इसके अलावा कोई मेजर इशू है तो आप प्लीज आप मुझे बताएं, और मुझे आप ये जरूर बताएं कि ये पास्ट में जीने वाली गवर्नमेंट के साथ आपका फ्यूचर क्या है। आप अपना डेवलपमेंट कहाँ पर देख रहे हैं या फिर देख ही नहीं पा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।